नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास शो नौजवान हिंदुस्तान में। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसको यंग इंडिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आलमी नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवान है। सबसे जवान, सबसे नौजवान देश पूरी दुनिया में, और हमारी हुनरमंदी आज पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। दोस्तों, किसी भी नौजवान के बेहतर मुस्तकबिल में तालीम की अहमियत कितनी होती है हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी कामयाबी आपके कदम चूमती है। तालीम और गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए ये ख़ास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट फील्ड्स में करियर कैसे बनाया जा सकता है इसे लेकर अलग अलग एक्सपर्ट से हम बात करते हैं, और इसमें तालिबे इल्म भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में, मेरे लिए बहुत ख़ास है, मीडिया में कैसे करियर बनाया जाए, या आज के जो बच्चे हैं मीडिया स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में किस तरह के सवाल आते हैं, इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करने वाले हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि तरक्की के इस दौर में टीवी, रेडियो और अखबार के बाद मालूमात फराम करने के लिए इंटरनेट ने भी अपनी खासी पकड़ बना ली है। आज सोशल मीडिया टीवी और रेडियो को भी प्लेटफॉर्म दे रहा है। आज सोशल मीडिया के वक्त में मानो हर इंसान मीडिया से जुड़ा हुआ, सबके पास मीडिया की ताकत आ चुकी है, और मीडिया की ये ताकत हिंदुस्तान जैसी जमहूरी निज़ाम में और भी ज़्यादा मायने रखती है। मीडिया की अहमियत और मीडिया में आ रही तब्दीली पर बातचीत करने के लिए आज दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया के डायरेक्टर प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालीम के साथ उनका स्वागत किया जाए। और अगर मैं आपसे कहूँ रेडियो, और रेडियो में भी फिर आप किस करियर के लिए जाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर आपके जहन में आएगा हम आरजे बनना चाहते हैं। सभी आरजे बन जाएंगे तो रेडियो के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, और वो नाराज भी हो जाएगी, उसे लगेगा कि क्या सारे के सारे आरजे बन जाएंगे तो रेडियो चलेगा कैसे। लेकिन मैं कहूं किसी एक आरजे का नाम ले तो आप किसका नाम लेंगे? सो नवेद हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा तालियों से उनका भी स्वागत किया जाए। आरजे नवेद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं मास कम्युनिकेशन के, जो इनसे सवाल करेंगे। सर, पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, आज जब मैंने बच्चों से भी सवाल किया आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम आरजे बनना चाहते हैं। आरजे बनना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि नवेद कैसे मशहूर हो रहे हैं, या कोई टेलीविज़न एंकर कैसे मशहूर हो रहा है। वो ये नहीं समझते कि इन्हें 15 साल हो चुके हैं एक ही रेडियो स्टेशन पर काम करते हुए, और इन्होंने करियर में पता नहीं कितने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, वो सिर्फ नवेद ही जानते हैं। तो बच्चे कैसे समझे, क्योंकि मीडिया में एक ज़बरदस्त आकर्षण है, उस आकर्षण के साथ साथ वो एजुकेशन कैसे साथ साथ चल सकती है, कैसे समझाया जाए बच्चों को? देखिए, ये सवाल बहुत ही अहम है। मीडिया वाकई में अहम तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक वाहिद ज़रिया है जिससे लोगों तक कोई भी बात पहुंच पाती है, और तो कोई ज़रिया या तो फिर मुँह ज़ुबान के थ्रू पहुँचे, या फिर मुलाकात करें तब पहुँचे, वो पॉसिबल होता नहीं है। आजकल दुनिया में हर दिन इतनी चीज़ें हो रही हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि हर इंसान को हर चीज़ किसी और के ज़रिए से पता चल सके। तो मीडिया एक वाहिद ज़रिया है जिसमें सारी अहम चीज़ें पूरे दुनिया में जो हो रही है, या होने वाली है, या हो चुकी है, वो पहुंच रही है। और इस वजह से इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है कि आज के दौर में जहाँ काफ़ी कुछ टेक्निकल इनोवेशन हो रहा है, नॉलेज को पावर बताया जा रहा है, जानकारी को पावर बताया जा रहा है, और मीडिया ख़ुद एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है एम्प्लॉयमेंट का। और एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह का नहीं, कई तरह का। अब मीडिया में जब आप गौर से देखें तो मीडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। इसमें कंटेंट है, कंटेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी दुनिया इसमें समाई हुई है कंटेंट में। और तीसरी जो अहम चीज़ है क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स, जो मीडिया बहुत इस्तेमाल करता है। तो इन तीन चीज़ों को मिला करके जब कोई चीज़ बहुत ही सही ढंग से आगे पेश की जाती है तो लोगों तक पहुंचती है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना, या कंटेंट को पेश करना, या आर्ट एंड एस्थेटिक्स का इस्तेमाल करना, तो ये चैलेंजिंग भी हो जाता है और सेटिस्फाइंग भी हो जाता है। चैलेंजिंग इन द सेंस कि आपको आज जो चीज़ हुई है वही उसको इंटरेस्टिंग बना करके पेश करनी है जी। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसका मतलब कि आपको कंटेंट पे कमांड होना चाहिए, आपको आर्ट एंड एस्थेटिक्स पे कमांड होना चाहिए, आपको
टेक्नोलॉजी पे भी कमांड होना चाहिए। जब तक आप जानेंगे कि नहीं कि इस टेक्नोलॉजी से कैसे चीज़ों को पेश किया जाए, आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में चैलेंजिंग भी बहुत है और सेटिस्फाइंग इसलिए है कि इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। जब आप अपनी कोई क्रिएटिविटी उसमें शामिल करते हैं, भले ही एक लफ्ज़ में ही क्रिएटिविटी हो, किसी ने अगर वाह कह दिया तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और क्या हो सकता है कि भाई क्या बात की है आपने, जैसे नवेद साहब के बारे में कहा नवेद साहब को बहुत वाह मिलती है। तो ऐसी हालत में अट्रैक्शन जो है मीडिया में कि आदमी रातों रात मशहूर हो जाता है। आपने एक फिल्म बनाई, क्या ऐसी फिल्म बनाई कि सब देख करके बेहोश हो रहे हैं। स्टूडेंट्स मौजूद है, कितने लोग मशहूर होने के लिए मीडिया में ईमानदारी से निश्चल पत्रकार हैं? नहीं, मीडिया में बहुत सी चीज़ें हैं। शोहरत तो अपने आप आ जाती है, लेकिन उसमें जो क्रिएटिविटी आती है, जो एक्सपर्टाइज आती है, जो चीज़ों को कहने का सलीका आता है और जो पर्सनैलिटी का ग्रोथ होता है मीडिया में, जो मैच्योरिटी आती है, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है। तो इसलिए आज जो नवेद महसूस कर रहे होंगे या स्टूडेंट कुछ साल के बाद महसूस करेंगे, वो अपने आप को जब एसेस करेंगे तो बहुत ही इनको भी चर्चा में शामिल करते हैं कि नवेद, जो अभी सर ने बात कही, नो डाउट रेडियो में, वो भी एफएम में, क्योंकि निश्चित तौर पर हम सब ये समझ सकते हैं जो आपके दौर के लोग हैं कि रेडियो से कोई सेलिब्रिटी स्टेटस पालेगा ये किसी जमाने में किसी ने नहीं सोचा होगा इतना। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आपको जो आज पहचान मिली है वो बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ये भी सही है कि हर आरजे नवेद नहीं बन जाता, ढेर सारे आरजे हैं आजकल, हर शहर में रेडियो स्टेशन होते हैं, वहां पर आप बहुत शुरुआत से आए, 15 साल का लंबा करियर आपका हो गया। आप कैसे एनालाइज करते हैं एज अ करियर रेडियो में, जब सिर्फ आपके नाम को या आपके सेलिब्रिटी स्टेटस को देखकर स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो उनको क्या समझाना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? रेडियो खास तौर से क्योंकि एक धुन से सवार है लोगों पे। मुझे क्योंकि पर्सनली मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, 14 साल 15 साल तकरीबन रेडियो किया मैंने। एक परेशानी ये होती है जो मुझे लगता है, ख़ास तौर से यंगस्टर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी के दिमाग में है। आप हिंदुस्तान में यंग लोगों से पूछें जाके, आप 10 लोगों से पूछें क्या एक्टिंग कर सकते हो, तो वो कहेंगे एक्टिंग तो मैं कर ही लूंगा, या फिर रेडियो पे तो बोल ही लूंगा। लेकिन आप जाके पूछे क्या डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, पढ़ना पड़ेगा, तो कोई भी नहीं कह सकता ये कि नहीं डॉक्टर तो मैं बन ही लूंगा। तो ये हर किसी को लगता है कि वो ये वाला काम तो कर ही लेंगे, और नो डाउट कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो लोग रेडियो सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि नवेद ही नहीं बल्कि मुझसे बहुत बड़े बहुत अच्छे आरजेज हैं, क्योंकि जहन में वो रहते हैं। मैं दिल्ली में शो करता हूँ तो दिल्ली में मैं, शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, 172 आरजेज हैं, 172 आरजेज हैं जिनके बारे में नहीं जानते आप। तो होता क्या है, जब एक इंसान के बारे में जान लेते हैं तो दिल चाहता है कि हम भी कुछ ऐसा करें, और थोड़ा सा खुशी भी होती है जब थोड़ा सा मशहूर होने लगता है इंसान। मेरा मशवरा स्टूडेंट्स के लिए बस यही रहता है कि खुद को ये चीज़ मालूम होती है कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या नहीं। वो अंदर से उसको इंटरनली मालूम होता है। हर किसी को थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत रहती है। लाइक मैंने कोई कोर्स नहीं किया ऐसा, जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं किया, मास कम्युनिकेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। मैं जामिया से पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने BBS किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, तो कोई लेना देना नहीं था उसका। लेकिन मुझे ये मालूम था कि ज़रा सा बोलने में मुझे अच्छा लगता है, तो वो बोलना शुरू कर दिया मैंने। अब बोलना भी कैसा, हर किसी को ये लगता है कि जब रेडियो ज्वाइन कर लेंगे तो बस फिर ये होगा, कल को फिर आपका शो आने लगेगा, फिर आपको 50 लोग मिलने लगेंगे। उसके पीछे की जो कहानी है वो लोगों को मालूम ही नहीं है। वो ये है कि मैंने शुरू में एक साल मुस्तकिल ऐसा काम किया कि मैं बाहर जाता था, जिसको OB कहते हैं, बाहर आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग करता था, और लोग मुझे जानते भी नहीं थे। मेरे आवाज़ आती थी, मैं नाम भी नहीं लेता था, बस वो ये कहते थे कि नवेद से बात करते, किसी अपने से बात करते हैं, हमारे वहाँ पहुँच गए, और मैं वहाँ से बताता था कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ ये हालात हैं और ये हो गया। उस टाइम पे मुझे लगा कि छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी पहचान ही नहीं बन पा रही थी। मुझे ये लगता है जो लोग पहचान के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ आएँ, ज़रूर ज्वाइन करें रेडियो, बहुत अच्छी चीज़ है रेडियो। एक कॉन्फिडेंस मिलता है रेडियो से, और एक मैं तो बल्कि कहता हूँ टेलीविज़न से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब आपने मुझसे अगर कुछ पूछा तो मैं हाथ करके इशारा कर सकता हूँ कि अब नहीं खाना या अब नहीं पीना। रेडियो पे तो कर ही नहीं सकते, तो जो कुछ है वो ज़ुबान से ही करना है। तो मेहनत बहुत है, बट अच्छा करियर बन सकता है इसमें। 2 चीज़ें जो मुझे हमेशा लगती हैं रेडियो के लिए, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है।
15 साल रेडियो करने के बाद अब तक मुझे ये नहीं लगता कि अब तो हो गया, अब तो आराम से कर सकता हूं। मैं रोज रात में सोच के यही सोता हूं कि कल फिर से कुछ शुरू करना है, फिर से। तो बहुत मेहनत करने के बाद यहां तक पहुंचे कि लोग पहचानने लगे, बात करने लगे। लेकिन सिर्फ रेडियो की वजह से नहीं, और भी चीज़ों की वजह से। जैसे आपने बताया कि हमारी जेबों में अब रेडियो चैनल्स हैं और टेलीविजन हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, और मैं चाहूंगा कि इसको जरा रीफ्रेम करके इसी सवाल पर आया जाए। जी सर, अभी मीडिया एजुकेशन का भी कन्वेंशनल तरीका देखा, नवेद ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, उससे काफी कुछ सीखा और समझा जा सकता है कि रेडियो का करियर कैसे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अब टेलीविजन हो, रेडियो हो, अखबार हो, सब कुछ हमारे हाथ में आ गया। और सिर्फ पढ़ने के लिए या एज व्यूअर नहीं, अगर आप अपने आप को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप खुद आरजे बनना चाहते हैं, या आप खुद एंकर बनना चाहते हैं, तो वो भी अब बच्चे। ये जो न्यू मीडिया जिसको कह रहे हैं, या सोशल मीडिया जो अब सामने आया है, इसको आप एजुकेशन के दायरे में कैसे देखते हैं, या क्या लाया जा सकता है? नहीं, ये तो मीडिया का अहम हिस्सा बन चुका है, जो मल्टीमीडिया कहिए या ऑनलाइन कहिए या सोशल मीडिया कहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी सहूलत है। ये बहुत तेज़ रफ्तार से लोगों तक पहुंचता है, हर किसी का एक्सेस है उसके ऊपर, तो इसकी वजह से पॉपुलर हो रहा है। आपको जान के आपको पता होगा कि इंडिया सोशल मीडिया के यूज़ में टॉप कंट्रीज़ में आता है, और फेसबुक, व्हाट्सएप पे तो कहा जाता है कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन अभी उसको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिली है जितनी ट्रेडिशनल मीडिया में है। उसकी वजह यह है कि इससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं वो बन चुके हैं, फिर और बहुत सी चीज़ें जो मैच्योरिटी ऑडियंस में या उसके यूज़र में होनी चाहिए, अभी वो नहीं है। बहुत सारी फेक बातें आ रही हैं उस पर। कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी शुरू हुए हैं, कुछ हद तक वो जड़ पकड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत स्कोप है इसमें, और इसमें अभी जो आने वाले दिनों में और स्कोप इस मामले में बढ़ रहा है कि डिजिटल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। और जो ग्रोथ पिछले 1 साल में हुई है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया यही रहा है। जो फिक्की की रिपोर्ट है जो इसी साल उसने दी है, जो सालाना देते हैं वो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए हाईएस्ट ग्रोथ रेट डिजिटल मीडिया का हुआ है। और उसमें वो आप सोच रहे हैं एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि जितने भी ट्रेडिशनल मीडिया हैं उनका एक वेबसाइट है जी। लेकिन वो अलग से बहुत सारी नई कंपनी आ गई हैं जो छोटे छोटे कंटेंट, क्योंकि लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, लोगों के हाथ में टैबलेट्स हैं, वो कहीं रास्ते में जा रहे हैं, 2 सेकंड मौका मिला, देख लिया कि हेडलाइन क्या है, कुछ 5 मिनट का मौका मिला, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ट्रेन का, देख लिया कुछ कॉमेडी 2 मिनट का। इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर तो रहा है उसका, वो भी अपने आप को, वो सारे शोज भी ये डालते होंगे। हाँ, तो वेबसाइटें मौजूद YouTube पर हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली सीजर टू न्यू मीडिया, अब वो प्रोडक्ट आने लगे हैं और उसके लिए प्रोफेशनल भी आ गए हैं। तो ये मीडिया अभी बहुत ग्रो होने वाला है, और आने वाले दिनों में अब तो फिल्म के जो जैसे नेटफ्लिक्स है या वूट है या हॉट स्पॉट है या अमेज़ॉन है, वो सब कारोबार अपना पूरा धंधा शुरू कर दिया है और अच्छा भी चल रहा है लोगों का जी। सिर्फ लिमिटेशन जो है कि स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी इंडिया में अभी लिमिटेड है, अभी बढ़ रही है, लेकिन जितने दूसरी जैसे चाइना में या यूएस में जितने स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, हालांकि बहुत सारे स्मार्टफोन ने अपने प्राइसेस बहुत ही डाउन कर दिए हैं, और पर्पस ही यही है कि लोगों का बिजनेस बढ़े, तो वो प्रोग्रेस हो रहा है जी। जाहिर तौर पर अभी जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, इनके जहन में भी सवाल आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं। आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं अपने, तो हम इनके सवालों को भी शामिल करते हैं। और क्योंकि अब तो ये हो गया है कि ये भी चाहें तो ये कह सकते हैं कि मेरा भी चैनल है, और उसका लिंक भी बकायदा भेज सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे एक समय पर होता था, या मैंने खुद जब मास कम्युनिकेशन एजुकेशन से हम निकले तो हमारे पास एक ही चारा था कि हम किसी तरह से किसी चैनल में नौकरी करें, और मिल भी जाती थी उसमें या रेडियो में नौकरी मिल जाए। लेकिन अब जहाँ चैलेंज बढ़ा है, सैचुरेशन आया है, तो ऑप्शंस भी बढ़े हैं। मैं चाहूंगा आप अपने सवाल भी नवेद से और इफ्तिखार साहब से पूछें। पहले कौन सवाल पूछना चाहेगा? जी सर, मैं नवेद सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी खासकर यूथ में सोशल मीडिया का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप फ्यूचर में रेडियो को किस तरीके से देखते हैं कि क्या सोशल मीडिया रेडियो के लिए एक चैलेंज है फ्यूचर में?
मैं रेडियो असल में रेडियो कुछ लोगों का मानना यह है कि सोशल मीडिया आने की वजह से शायद रेडियो ख़त्म हो जाए। ऐसा है नहीं, ये कई लोगों से मैं सुन चुका हूँ कि उसका असर कितना पड़ेगा। रेडियो ख़त्म कभी नहीं होगा, रेडियो की तस्वीर बदल जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जो शो करते हैं वो लाइव है, वो लेकिन सिर्फ एक शहर तक महदूद है, उसके बाहर नहीं जा पाता। अब क्या हो जाएगा सोशल मीडिया की वजह से कि हमने एक ऐप लॉन्च कर दिया। उस ऐप से आप कनाडा, यूएस, ग्लोबली कहीं भी बैठ के आप सुन सकते हैं। तो वो भी सोशल मीडिया अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, फिर रेडियो पे चलाते हैं। तो सोशल मीडिया और रेडियो दोनों एक ही जगह पर चल रहे हैं। सिर्फ फर्क यह है कि रेडियो की तस्वीर बदलती जा रही है। पहले एक कम्युनिटी का रेडियो होता था, सोशल मीडिया की वजह से वही रेडियो जॉकी अब 5 शहरों का रेडियो जॉकी बन गया। सिंडिकेटेड शो जिसको कहते हैं कि मैं अगर यहाँ से शो कर रहा हूँ तो वो पानीपत में भी जाता है, वो हरियाणा में भी जाता है, यूपी में भी जाता है। लेकिन वो कैसे जाता है, हमारे पास इतना बड़ा ट्रांसमिशन नहीं है, हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, तो हम सोशल मीडिया के जरिए उसको लाइव करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्टूडियो में जब शो कर रहा हूँ तो मैं 2 तरीके से करता हूँ। एक तो वो जो टावर पे जाता है, जो सीधा ब्रॉडकास्ट होता है, एक वो जो मैं फेसबुक लाइव कर लेता हूँ। तो वो फेसबुक लाइव तो सबके लिए। तो सोशल मीडिया सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रेडियो अपनी जगह वहीं है जहां पे था, और उसकी खूबसूरती ऐसी रहेगी। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का असर अगर पड़ रहा है तो वो पॉजिटिव तरीके से ही पड़ रहा है। मैं इनके सवाल को और थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं, मैं सर को भी शामिल करूंगा, लेकिन नवेद, ये सवाल आप दोनों से ही है, पहले आप इसका जवाब दें जी। कि एक समय ऐसा आया जब रेडियो सब कुछ हुआ करता था, जब शुरुआत हुई, क्योंकि रेडियो को ही फिर टेलीविजन ने कॉपी किया, और फिर टेलीविजन की, दूरदर्शन की हमने देखा कैसे शुरुआत हुई। लेकिन फिर जब नया रेडियो आया जी, तो वो एंटरटेनमेंट तक, गानों तक सीमित रहा। जबकि जितना काम या जो एथिक्स, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेलीविजन या दूसरे मीडिया के स्ट्रीम से एक्सपेक्ट की जाती है, वो सारी चीजें एक जमाने में रेडियो किया करता था। बिल्कुल। एक जमाने में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल का, आपने कहा सोशल मैसेजेस पर आप काम करते हैं, लेकिन समहाउ आप एंटरटेनमेंट को मिक्स करने की कोशिश। क्या आपको लगता है कि बहुत कन्फाइंड हो गया है रेडियो का रोल, या सोशली वो अपने पार को, जिसको अभी आपने बताया, उस पार का इस्तेमाल उतना नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए? कुछ बाउंडेशंस तो हैं मुझे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एंड ऑफ द डे हमें भी एंटरटेनमेंट ही देखना है। मैं बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश करता हूं कि कोशिश करते रहें कि अच्छा मैसेज जाए, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो वो जो एक वक्त था जब रेडियो हुआ करता था, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एक वक्त ये था जब प्रेजेंटर आता था, रेडियो जॉकी भी नहीं कहते थे, प्रेजेंटर कहते थे। वो सिर्फ एक गाना चलाते थे, गाने के क्रेडिट्स देते थे, फरमाइश किन लोगों ने करी है वो बताते थे, उसके बाद फिर दूसरे गाने में चले जाते थे। क्योंकि रेडियो खुद नहीं बदलता, रेडियो करने वाला खुद अपने आप को नहीं बदलता। जिस तरह की डिमांड होती है, जैसे यूथ जिस तरह का रेडियो सुनना पसंद करता है, तो हम बाकायदा सर्वे करवाकर और बहुत कंपनी से कहकर आप पता करें कि किस तरह के शो सुनना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक ज़माने पहले कहानी सुनाई जाती थी रेडियो पे, ये बहुत पहले की बात है। दोबारा से वही वक्त आ गया कि अब इतना स्टोरी टेलिंग है, लेकिन उसका अंदाज अलग अलग हो गया है। अब इफेक्ट्स बहुत दे दिए जाते हैं। पहले सिर्फ आवाज से कहानी सुनाया करते थे, अब अगर मिसाल के तौर पे कहा कि रात में वो इंसान चल के जा रहा था, तो पीछे से साउंड इफेक्ट डाल दिया, उसके कदमों की आवाज डाल दी, या रात का कोई साउंड दे दिया, या फिर बादल गरजने का। तो रेडियो को अगर कोई बदल रहा है तो वो सिर्फ सुनने वाले। मैं अगर ये मान के चलूं, मुझे तो अच्छा लगता है प्रैंक करना, या मुझे अच्छा लगता है कुछ सोशल मैसेज देना, लेकिन अगर मुझे पता ही ना चले क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, उनको पसंद भी आ रहा है जो सुन रहे हैं, तो ये जो चेंजेस है, ये सिर्फ अब चाहे वो नए रेडियो के हों चाहे पुराने रेडियो के, सिर्फ वही चेंज करवाते हैं जो सुनते हैं। और बाकायदा हम हर महीने ये पता करते हैं कि भैया क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ सुनने में मज़ा आ रहा है, गाने भी उसी तरह। तो मुझे लगता है सिर्फ बदलाव जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है। जी सर, अगर ओवरऑल बात की जाए तो न्यूज़ वैल्यूज़, न्यूज़ एथिक्स, इन सारी चीज़ों पर हमारी एजुकेशन में हमेशा बड़ा ध्यान रहा। प्रिंट पत्रकारिता का महत्व हमने देखा कितना रहा, कितना है। फिर टेलीविज़न आया तो कई सवाल उठे। ये जो समय बदलता चला जाए, अब सोशल मीडिया जिस पर आपने भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, ये हम अलग अलग फेजेस देख रहे हैं। क्या उसके साथ साथ मीडिया एजुकेशन, या जो वो मीडिया एथिक्स, न्यूज़ वैल्यूज़, या जितनी तमाम चीज़ें इनको पढ़ाई जाती हैं, ये पढ़ते हैं, और जितने स्टूडेंट थे वो भी, जो आरजे भी बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच समझ पा रहे हैं, या आपको लगता है कि इसमें भी कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है एजुकेशन में? देखिए, मीडिया एजुकेशन तो वक्त के साथ चेंज होता रहा है, क्योंकि प्रोफेशन चेंज होता रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया में ही चेंज आया है। चाहे फिल्म हो, टेलीविज़न हो, इवन प्रिंट हो, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जा रही है आज।
आज जो हाई एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न हो और उसमें जो लेटेस्ट कैमरा हैं वो रिफ्लेक्स, जब फिल्म कैमरा बनता था ऑलमोस्ट उतना ही कॉस्टली आ रहा है वो भी, और उसमें कलर रिप्रोडक्शन भी उसी तरह का है जितना रिफ्लेक्स सेल्यूलॉइड कैमरा देता था कलर रिप्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आया है, टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं। फिर टेक्नोलॉजी में डिजिटल होने की वजह से आसानी भी बहुत सारी हो गई है। जैसे एनिमेशन में मान लीजिए, जब वाल्ट डिज्नी पुरानी फिल्में बनाया करते थे तो 6-6 महीना साल भर में जा कर के 5 मिनट की फिल्म बनती थी जी। आज भी ईज़ आउट हुआ है और उससे कम वक्त में बन रहा है, लेकिन उसका जो पॉलिश और शाइन है उसमें आसानी हो रही है, उसमें बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि आर्टिस्ट को मैनिपुलेशन में बहुत आसानी हो रही है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, चाहे वो 2D एनिमेशन हो या 3D एनिमेशन हो या ऑगमेंटेड रियलिटी हो, जो पहले करना नामुमकिन सा था। ऑगमेंटेड रियलिटी वाल्ट डिज्नी की पुरानी फिल्मों में नहीं मिलेगी, लेकिन अब आपको ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी मिल जाएगी आपको। तो वक्त के साथ सभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मेनस्ट्रीम सिनेमा अब इसका इस्तेमाल कर रहा है। सिनेमा चेंज हो रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में मैं तो स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़बरदस्त ढंग से आ रहा है, क्लाउड टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त ढंग से आ रही है, इसमें रोबोट टेक्नोलॉजी आ रहा है। अब कम कैमरा रोबोट ऑपरेटेड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिविटी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं लोग आजकल प्रोफेशनल, और उसका जो आउटपुट आने वाले दिनों में होगा वो ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसलिए मीडिया के लोगों के लिए चैलेंजिंग एक एस्पेक्ट ये भी है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि दे आर अनेबल टू कीप पेस। अब वो रेनू सलूजा जो मशहूर सुभाष घई की एडिटर थी, बेचारी गुजर गई। फिल्म इंस्टीट्यूट में मुझसे मुलाकात होती रहती थी क्योंकि वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट थी, हमारे एकेडमिक काउंसिल में थी जी। तो एक बार उन्होंने कहा कि अरे इफ्तिखार भाई, आप मेरे लिए भी कोई कोर्स करो ना। हमने कहा कि भाई रेनू, आप हिंदुस्तान की मशहूर फिल्म एडिटर हैं, आपके लिए क्या कोर्स? अरे क्या बताऊं, ये जो नया वीडियो एडिटिंग आया है ना, इसमें इतनी फैसिलिटी है कि हमें पता ही नहीं कि क्या क्या होता है। लेकिन उसकी लिमिटेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी एडवांस भी हो रही है और उसके साथ लिमिटेशन भी है, क्योंकि ह्यूमन माइंड का पेस उस रफ्तार से नहीं चेंज हो रहा है जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। रेनू सलूजा को ही मैं कोट करूंगा, उसने कहा कि जब मैं फिल्म एडिट करती थी तो स्ट्रिप काट करके मैं उसको बिन में लटकाती थी, और तब तक मेरा दिमाग काम करता रहता था किस शॉट के बाद लगाना है। अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें बटन पुश कीजिए, वो आपके सामने हाजिर है, ऑप्शंस भी सोचने का मौका ही नहीं है। तो वाकई में उसका क्या, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में या MCRC में हमारे स्टूडेंट घंटों लाइटिंग में लगाते हैं, क्योंकि एक मूड क्रिएट करने के लिए वो लाइटिंग ऐसी ही है। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि एक आर्टिस्ट के पास कई कलर हैं, उनमें से उसको मिला करके वो एक नया कलर जनरेट करना है जो उसके फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए। तो ये जो फिल्म के डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट जर्नलिज्म, फिल्म के लोग यही करते हैं या मीडिया के लोग यही करते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म को मिक्स करके एक नया फॉर्म, एक नई फिल्म बनाते हैं। तो उसमें कितना प्रोपोर्शन किसमें चाहिए, वो क्रिएटिविटी है, और वो टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलती है। तो असल चैलेंज जो है वो क्रिएटिविटी है।